नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास और उसमें गुप्त काल नामक टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले कक्षा में हमने गुप्त काल के समस्त राजाओं के बारे में अध्ययन किया था। अब हम गुप्तकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मंदिर, इनके विषय में अध्ययन करेंगे। उनमें सबसे पहले हम गुप्तकालीन शासन प्रबंध के विषय में अध्ययन करेंगे। गुप्त शासन प्रबंध। मौर्य वंश के शासन प्रबंध के संबंध में जैसा परिचय हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, वैसा परिचय गुप्त शासन प्रबंध से के संबंध में किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। मृगस्थनीज जैसा कोई विदेशी यात्री भी इस काल में भारत नहीं आया। यद्यपि चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, किंतु उसे राज्य शासन के संबंध में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वे तो बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों तथा धार्मिक ग्रंथों की खोज व अध्ययन के लिए आया था। अतः उसके यात्रा विवरण में हमें गुप्त शासन का कुछ भी परिचय नहीं मिलता है। फिर भी हमारे पास अनेक ऐसे साधन हैं जिनसे हमें गुप्त शासन प्रबंध के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त सम्राटों के जो शिलालेख व सिक्के मिले हैं, वे गुप्त शासन के विषय में महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत सभी प्रदेशों पर गुप्त सम्राटों का सीधा शासन नहीं था। समुद्रगुप्त ने अनेक राजाओं को अपने अधीन करके उन्हें अपने राज्यों के शासन के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था। मौर्य विजेता की तरह उसने समस्त विजित प्रदेशों को केंद्र में एकीभूत नहीं किया था और अपना राज्य एवं आधिपत्य आर्यावर्त तक सीमित रखा। अतः उसके साम्राज्य के अंतर्गत अनेक ऐसे सामंत राज्य विद्यमान थे जिनके शासकों को अपने राज्य के आंतरिक शासन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। सामंतों को उनके राज्य और शक्ति के अनुसार नृप महाराज व उपरिक महाराज कहते थे। सभी सामंतों की स्थिति भी एक समान नहीं थी। आर्यावर्त या मध्य प्रदेश के सामंत महाराज कहते थे। सभी सामंतों की स्थिति भी एक समान नहीं थी। आर्यावर्त या मध्य देश के सामंत महाराज कहते थे। सभी सामंतों की स्थिति भी एक समान नहीं थी। आर्यावर्त या मध्य देश के सामंत गुप्त सम्राटों के अधिक प्रभाव में थे, जबकि सुदूरवर्ती सामंत प्राय स्वतंत्र स्थिति में रहते थे। यद्यपि वे गुप्त सम्राटों की अधीनता को स्वीकार करते थे, साम्राज्य के सामंत राजस्व व उपहारों द्वारा केंद्रीय कोष की अभिवृद्धि में योगदान करते थे। युद्धों के अवसर पर सैनिक सहयोग प्रदान करते हुए थे और राजकीय उत्सव आदि पर राजधानी में उपस्थित होकर सम्राट के वैभव और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। सामंत राज्यों की यह स्थिति साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई थी, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद उसके उत्तराधिकारियों के समय में सामंत राजाओं ने केंद्र से पृथक और स्वतंत्र होने की चेष्टाएं प्रारंभ कर दी थी। राजत्व का सिद्धांत। गुप्त वंश के अनेक राजा चक्रवर्ती हुए और चक्रवर्ती अनुरूप भारत को एक राजनीतिक सूत्र में आबद्ध रखा। अपने इस व्यापक प्रभुता के अनुरूप गुप्त राजाओं ने उच्चतम राजकीय उपाधियां धारण की थी। अभिलेखों व सिक्कों आदि में उनकी उपाधियां महाराजाधिराज, परम देवत, परम भट्टारक, परमेश्वर, पृथ्वीपति, एकाधिराज, राजाधिराज आदि मिलती है। डॉक्टर मजुमदार व श्री डीसी सरकार के अनुसार चूंकि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के समान ही नहीं बल्कि लोक में रहने वाला देवता कहा गया था, इसलिए गुप्त राजा राजत्व को देवप्रद और राजा को देवरूप मानते थे।
किंतु उन उपाधियों से यह अनुमान करना गलत होगा कि गुप्त राजा राजत्व को देवत्व मानते थे। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के लिए कहा गया है कि वे शास्त्र का ज्ञाता था। सॉरी, वे धर्म की मर्यादा रखने वाला था और वे शास्त्र विहित मार्ग पर चला करता था तथा वे लोक नियमों का पालन करने वाला था। इस विवरण से स्पष्ट है कि शास्त्र धर्म व लोक नियमों के निर्दिष्ट मार्ग पर चलने वाला समुद्रगुप्त लुई 14वें की भांति अपने को देव मानकर शासन का संचालन करता नहीं समझता था, बल्कि शासन संचालन में वे शास्त्र सम्मत मार्ग का ही अनुशीलन किया करता था। अतः प्रयाग प्रशस्ति में उसे लोक में रहने वाला देवता यानी राजत्व के देवप्रद सिद्धांत के आधार पर नहीं, उसके सुचरित्र में से अलंकृत अनेक गुणों के कारण कहा गया है। उस युग में राजत्व की महिमा उसके देवत्व पर नहीं, शास्त्र सम्मत होने से अस्तुत्य मानी जाती थी। गुप्तों का उत्तराधिकार नियम भी इस बात का प्रमाण है कि गुप्त सम्राट राजपद को देवप्रद नहीं, गुणों अथवा योग्यता पर आधारित समझते थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को तथा समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय को गुणों के आधार पर ही अपना उत्तराधिकारी सौंपा था। उत्तराधिकार का यह नियम गुप्तों की कोई मौलिक देन नहीं थी, क्योंकि योग्यता का आधार पर राजपद निर्धारित करने का सिद्धांत चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निर्दिष्ट है। केंद्रीय शासन। गुप्त साम्राज्य का शासन सम्राट में केंद्रित था। एक तांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत सम्राट राज्य का सर्वोपरि अधिकारी था और राज्य की अंतिम सत्ता उसी के हाथ में थी। वे प्रशासन संबंधी विभिन्न कार्यों का प्रतिदिन निर्धारित समय पर स्वयं निरीक्षण व संचालन किया करता था। कालिदास के नाटकों में राजा की समय सारिणी के विवरण से प्रकट होता है कि राजा का अधिकतम समय राज्य के कार्यों के संपादन में ही व्यतीत होता था। अतः राजपद एक महान दायित्व था जिसे निभाने के लिए राजा को निजी सुख सुविधाओं से विरक्त रहकर सदैव जागरूकता के साथ राजक्रम में तल्लीन रहना पड़ता था। यद्यपि सम्राट शासन और सेना दोनों का सर्वोच्च अधिकारी होता था, किंतु वह मंत्री, सचिव व अमात्य आदि की सलाह ही नहीं लेता था, वरन राज्य के नीति विषयक प्रमुख कार्यों को वे मंत्री व मंत्री परिषद की मंत्रणा से ही किया करता था। यद्यपि गुप्त अभिलेखों में मंत्री उपाधि का उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु कुमारगुप्त प्रथम के करमदंडा अभिलेख में शिखर स्वामी और उसके पुत्र पृथ्वीसेन को कुमारामात्य के अलावा मंत्री भी कहा गया है। गुप्त काल में कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति का प्रमुख सिद्धांत ग्रंथ था। अतः मौर्यों के समय जिस प्रकार की मंत्री परिषद थी, उसी प्रकार की गुप्तों के समय में भी थी। यद्यपि उसकी रचना और कर्तव्य के बारे में पूरा उल्लेख नहीं मिलता है। गुप्त सम्राटों के उत्कीर्ण लेखों से मंत्रियों के पद नामों का पता चलता है, जैसे संधि विग्रह, युद्ध और संधि का मंत्री तथा परराष्ट्र मंत्री, महाबलाधिकृत, सुरक्षा व सेना का मंत्री, मार्क्स पटलिक, राजकीय कागज पत्रों का मंत्री, जिसके सहायक अधिकारी को अक्षपटलाधिकृत कहते थे, आयुक्त यानी राजकोष का मंत्री आदि। इनकी सहायता से सम्राट शासन करता था। विशेष राजनीतिक परिस्थिति में कई मंत्रियों के हाथ में शासन और सेना दोनों के अधिकार होते थे। कालिदास ने मंत्री को राजा का दाहिना हाथ कहा है। जब कभी किन्हीं कारणों से राज शासन कार्य स्वयं देखने में असमर्थ होता था अथवा युद्ध अथवा यात्रा पर जाते समय वे अपना कार्यभार मंत्री को सौंप जाता था। गुप्त युगन गंगाधर पाषाण अभिलेख में मंत्री को राजा का तृतीय नेत्र कहा गया है। राज्य तृतीय चक्षु। मंत्री परिषद की कार्यवाही व मंत्रणा का कार्य बहुत गुप्त रखा जाता था। समस्त केंद्रीय शासन कई विभागों में संगठित था, जिन्हें अधिकरण कहते थे और जिनका प्रबंध मंत्री, अमात्य और कुमारामात्य, युवराज, कुमारामात्य आदि अधिकारी करते थे। प्रत्येक अधिकरण की अपनी अपनी मुद्रा सील होती थी। प्रांतीय शासन की सुविधा के लिए समस्त गुप्त साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था। शासन की सबसे बड़ी इकाई
प्रांति जिसे भुक्ति, देश अथवा भोग कहते थे। गुप्तकाल शिलालेख में तीर भुक्ति यानी तिरहुत, पुंड्रवर्धन भुक्ति यानी दिनाजपुर राजशाही आदि, मगध भुक्ति आदि विविध भुक्तियों का उल्लेख मिलता है। प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट करता था। प्रांतीय शासक को गुप्त लेखों में गोप्त्र या गोप, उपरीक या उपरीक महाराज, भौगिक तथा लोकपाल कहा जाता था। इन पदों पर गुणवान और उच्च कुल के संभ्रांत व्यक्तियों, राजकुल के कुमारों व सामंत नृपतियों को नियुक्त किया जाता था। ये प्रांतीय शासक बाहरी आक्रमणों तथा आंतरिक विप्लवों से रक्षा करने के लिए उत्तरदायी होते थे। ये प्रांतीय शासक बाहरी आक्रमणों तथा आंतरिक विप्लवों से रक्षा करने के लिए उत्तरदायी होते थे। अपनी राज्य सीमा में शांति स्थापित करके सार्वजनिक हितों के कार्य करना प्रांतीय शासक का कर्तव्य समझा जाता था। प्रांत की सुरक्षा के विचार से कभी कभी गोप्ता या ऊपरी को सामरिक रूप से सहायता देने के लिए सैनिक अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। जैसे सौराष्ट्र में पर्णदत्त को गोप्ता नियुक्त किए जाने के समय कुछ समय बाद सेनापति भट्टारक को सैनिक कार्यों के लिए सौराष्ट्र भेज दिया गया था। गुप्तों के समय मंत्रियों की तरह उपरीक वंशानुगत भी हुआ करते थे। जितने भी शासन विभाग साम्राज्य की राजधानी में होते थे, संभवतः वे सभी प्रांतों की राजधानी में भी हुआ करते थे। प्रांतीय शासन की रचना संभवतः केंद्रीय शासन के नमूनों के आधार पर की गई थी। प्रांतीय शासक अपने अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जिले का शासन, प्रत्येक प्रांत अनेक जिलों में विभाजित था। जिलों के लिए विषय शब्द का प्रयोग किया गया है। एक भुक्ति के अंतर्गत कई विषय होते थे। विषय के शासक को यद्यपि सामान्यतः विषयपति कहते थे, किंतु उसे कुमारामात्य अथवा आयुक्तक भी कहा जाता था। वो साधारणतया उसकी नियुक्ति गोपत्र, उपरीक महाराज अर्थात प्रांतपति किया करता था। कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि कभी कभी विषय की राजनीतिक व सामरिक विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए सम्राट स्वयं विषयपति नियुक्त करते थे। विषयपति का नगर कार्यालय अधिष्ठान अधिकरण कहा जाता था। दामोदरपुर के ताम्रपत्र से पता चलता है कि विषय के प्रशासन में विषयपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक महासमिति होती थी, जिसके सभासद विषय मेहतर जिले के बड़े लोग कहलाते थे। इस महासमिति में निम्नांकित सदस्य होते थे। नंबर 1 है नगर श्रेष्ठी, यानी कि नगर के प्रधान, सेठ अथवा श्रेणी प्रमुख। नंबर 2 है सार्तवा, व्यापारियों के निगम या समिति का मुखिया। नंबर 3 है प्रथम कुलिक, प्रधान शिल्पी अथवा शिल्प संघ का मुखिया। नंबर 3 है प्रथम कायस्थ, प्रधान लेखक या मुख्य कर्णिक लेखक। नंबर 5 है पुस्तपाल यानी राजकीय कागज पत्रों की सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। इन सभी अधिकारियों का कार्यकाल कम से कम 5 वर्ष अवश्य होता था। ये सभी अधिकारी चुने जाते थे या नामजद होते थे, ज्ञात नहीं होता। विषय शासन में लोकमत का भी कुछ हाथ रहता था। विषयपति के अधीन दंडपाशिक यानी पुलिस कर्मचारी, चौरोदर्णिक यानी खुफिया पुलिस, आरक्षाधिकृत यानी जनता के रक्षार्थ नियुक्त कर्मचारी और दंड नायक यानी जिले की सेना का अधिकारी रहते थे। ग्राम शासन, ग्राम उस समय के शासन प्रबंध की सबसे छोटी इकाई था। ग्राम का मुख्य अधिकारी ग्रामाध्यक्ष अथवा भोजक कहलाता था। गुप्त लेखों से ज्ञात होता है कि गांवों के शासन प्रबंध के लिए पंचमंडली अथवा 5 सदस्यों की एक पंचायत होती थी। दामोदरपुर ताम्रपत्र में विदित होता है कि गांवों के शासन प्रबंध के लिए जो पंचायत होती थी, उसके मेहतर यानी गांव के मुख्य अथवा वृद्ध व्यक्ति, अष्टकुलाधिपति, 8 कुलों के मुखिया, ग्रामिक यानी ग्राम का प्रबंधक और कुटुंबिनी यानी कृषक सदस्य होते थे। इस पंचायत के अधीन एक से अधिक गांव होते थे। यह गांव की सुरक्षा का ध्यान रखती थी, गांव वालों के मुकदमों का निर्णय करती थी, भूमिकर एकत्र कर राजकोष में जमा करती थी तथा ग्रामवासियों के सार्वजनिक हित के कार्य करती थी। ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता था, इसका विवरण हमें उपलब्ध नहीं होता।
संभवतः विभिन्न वर्गों के वयोवृद्ध जनों को, जो अपनी आयु, अपने अनुभव और चरित्र के कारण जन लोकप्रिय होते थे, लोकमत द्वारा ग्राम पंचायत का सदस्य मनोनीत कर दिया जाता था। ग्राम शासन की सुविधा की दृष्टि से ग्राम पंचायत उप समितियों का भी निर्माण करती थी। कृषि, उद्यान, सिंचाई, मंदिर आदि के प्रबंध के लिए भिन्न भिन्न समितियां होती थी। गांवों की सीमाओं का निर्धारण प्राय दीवालों और नालियों द्वारा होता था। ग्राम पंचायतों को राज्य की ओर से सम्मानपूर्ण स्थिति प्राप्त थी। नगर शासन। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ लेख के वर्णन से ज्ञात होता है कि नगरों की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर समुचित ध्यान रखा जाता था। नगर रक्षक अधिकारी का कर्तव्य नगर की समृद्धि बढ़ाना, नगर को मानवों से परिपूर्ण रखना और ब्राह्मणों को के भगवत भजन द्वारा नगर को पापों एवं दुर्भिक्ष से मुक्त रखना था। वेण्यगुप्त के गुणेधर ताम्रपत्र के आधार पर श्री मुखर्जी का कहना है कि नगर का अध्यक्ष अथवा मेयर पुरपाल कहलाता था। पहाड़पुर ताम्रपत्र लेख में नगर के मुख्य अधिकारी को आर्य नगर श्रेष्ठी और नगरपालिका कार्यालय को अधिष्ठान अधिकरण कहा गया है। पहाड़पुर ताम्रपत्र लेख में नगर के मुख्य अधिकारी को आर्य नगर श्रेष्ठी और नगरपालिका कार्यालय को अधिष्ठान अधिकरण कहा गया है। अधिष्ठान अधिकरण अथवा नगरपालिका सभा में संभवतः 4 सदस्य होते थे। मुख्य पुरपाल या आर्य नगर श्रेष्ठी, सातवाहा, प्रथम कुलिक तथा प्रथम कायस्थ। नगरपालिका को परिषद भी कहा जाता था। इस परिषद के कार्यों के बारे में पता नहीं चलता, किंतु भूमि का क्रय विक्रय, परिवर्तन आदि इसके सहारे होता था। शासन के प्रमुख विभाग। गुप्त शासन को समुचित ढंग से संचालित करने के लिए शासन कई विभागों में संकित था। शासन के प्रमुख विभाग निम्नलिखित थे। नंबर 1 है न्याय विभाग। गुप्तकालीन नारद स्मृति के अनुसार न्यायालय 4 प्रकार के होते थे। नंबर 1 है कुल, नंबर 2 है श्रेणी, नंबर 3 गण और चौथा है राजकीय न्यायालय। प्रथम 3 न्यायालय जनता के तथा चौथा सरकारी था। छोटे न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील ऊपर के न्यायालयों में हो सकती थी। जन न्यायालयों में संतोष न होने पर लोग राजकीय न्यायालय में जाते थे। सम्राट का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय तथा सम्राट के हाथ में न्याय का अंतिम अधिकार था। वैशाली मुद्रा लेख के अनुसार न्याय विभाग के मुख्य अधिकारी को विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था। गुप्त काल में दंड विधान अत्यंत उदार था। फाहियान के अनुसार उस समय अपराध कम होते थे तथा दंड कोमल दिया जाता था। प्राणदंड और शारीरिक यंत्रणाएं नहीं दी जाती थी। अपराध के अनुसार कम या अधिक अर्थदंड दिया जाता था। बार बार राजद्रोह करने पर अपराधी का दाहिना हाथ काट दिया जाता था। इस विवरण से प्रतीत होता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था उदार थी तथा लोग नियमों का पालन करते थे। लोकोपकारी कार्य विभाग। गुप्त युगीन साहित्य एवं अभिलेखों में से गुप्त सम्राटों का उच्चतम चरित्र चित्रित मिलता है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्यों व नाटकों में बहुत संभव है गुप्त वंशीय सम्राटों के आदर्श स्वरूप को प्रतिबिंबित किया है। कालिदास के विवरणों से प्रकट होता है कि गुप्त काल में कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति का प्रमुख सिद्धांत था। कौटिल्य ने कहा है कि प्रजा का उत्थान, कार्य अनुशासन और प्रजा का हित सुख ही राजा का व्रत, यज्ञ और हित सुख है। गुप्त शासक इसी आदर्श का अनुशीलन करते रहे हैं। उन्होंने देश में आवागमन की सुविधा के लिए सड़कें बनवाई, राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध किया तथा सुदूर सौराष्ट्र जैसे प्रांतों में भी पानी की झीलें और पोखर बनवाए और पुराणों का जीर्णोद्धार करवाया। फाहियान ने लिखा है कि सारे उत्तर भारत में स्थान स्थान पर औषधालय और चिकित्सालय बने हुए थे, जहाँ रोगियों की मुफ्त चिकित्सा होती थी। शिक्षा और विद्या के प्रचार के लिए राज्य की ओर से अध्यापकों को भूमि दान और वृत्तियां मिलती थी। नंबर 4 है सेना विभाग। गुप्तकालीन मैत्रक वंश के राजा महाराजा धारसेन द्वितीय
के मालया ताम्रपत्र अभिलेख में चतुरंगनी सेना का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त गुप्त लेखों में दुर्ग और स्कंदवार तथा अस्त्र शस्त्रागार का भी उल्लेख मिलता है। सेना विभाग के मुख्य अधिकारी को संधि विग्रह कहते थे। उसके अधीन महासेनापति, बलाधिकृत यानी सैनिकों की नियुक्ति करने वाला अधिकारी, रस भांडागारिक यानी सैनिक सामानों का अधिकारी, भट्टासुपति यानी पैदल और घुड़सवारों का अध्यक्ष आदि अधिकारी होते थे। सेना का कार्यालय बलाधिकरण कहलाता था। सेना के परंपरागत 4 अंग थे: हस्ती, अश्व, रथ और पदाति। हस्ती, अश्व, रथ और पदाति। प्रतीत होता है कि गुप्तों के समय रथ का स्थान महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। रथ भारी और मंतर पड़ते थे, अतः उनका स्थान द्रुतगामी अश्वों ने ले लिया था। समुद्रगुप्त के हिरण्य अभिलेख में केवल हाथी और अश्व का उल्लेख दिया गया है। गुप्त युग में नौसेना भी सेना के विशिष्ट अंगों में स्थान रखती थी। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा सिंघल तथा भारतीय समुद्र के अन्यान्य द्वीपों की विजय का उल्लेख है, जो बिना जहाजी बेड़े के संभव नहीं थी। कुछ गुप्त सिक्कों पर अश्वारोही धनुर्धर के रूप में चित्रित किए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि गुप्तों की अश्व सेना में धनुर्धर शामिल था। गुप्त सम्राटों के अधीन अनेक सामंत राज्य थे, जो आवश्यकता पड़ने पर सम्राट को सैनिक सहायता दिया करते थे। गुप्त राजा सामंतीय सेना का विपुलता से प्रयोग करते थे। आरक्षा विभाग। देश में आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरक्षा विभाग का संगठन किया गया था। इस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपासा अधिकारी कहते थे। उसके अधीन चोरोदर्निक यानी चोरों को पकड़ने वाला पुलिस अधिकारी, दंडपासिक यानी लाठी और रस्सी वाले सिपाही आदि अधिकारी होते थे। गुप्त साम्राज्य में सुरक्षा का यथेष्ट प्रबंध था। इसीलिए फाहियान लिखता है कि उसने भारत में हजारों मील की यात्रा की, किंतु कहीं भी उसको चोर डाकू नहीं मिले। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि मौर्यों के बाद गुप्तों ने एक निश्चित योजना के अनुसार आदर्श शासन व्यवस्था स्थापित की थी। इसमें प्रजा सुखी थी तथा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो धर्म से च्यूत रहा हो, जो दरिद्रता से आर्त रहा हो, जो व्यसनी अथवा लोभी हो और दंडनीय होने पर जिसे अत्यंत पीड़ित किया गया हो। इस शासन प्रणाली से चीनी यात्री फाहियान भी अत्यधिक प्रभावित हुआ था। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने तो यहाँ तक लिखा है कि इससे अच्छा शासन भारत में कभी हुआ ही नहीं था। इस प्रकार हमने गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।